अच्छा, अभी आजकल जो है सीटेट के बारे में एक मिथ बहुत चलने लगी है और आजकल की नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रही है, ठीक है? और ये जो मिथ है वो जब मैंने तैयारी करी थी, जब मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था उस टाइम भी चल रही थी। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है उस मिथ में फँस जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं फँसते हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और जो फँस जाते हैं उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। आज की वीडियो में बात करने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होना वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी इस बार सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर वो कभी भी मान लीजिए बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उन ठीक है, ऑब्वियसली दे विल अप्लाई फॉर सीटेट इन फ्यूचर एज़ वेल, ओके। तो अगर आप भी सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे भविष्य में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, कंप्लीटली वॉच करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना क्लियर कर जाओगे, अगर जो बातें मैंने आज इस वीडियो में बताई वो आपने ध्यान से सुनी और उनको फॉलो किया तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने में जो है आप कंजूसी मत करना, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका भी थोड़ा सा भला चाह लेना और उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। जो भी ग्रुप्स हों आपके कॉलेज के, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो आप इतना तो कर ही सकते हो। बाकी कोई भी सीटेट से रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरा जो सीटेट है ऑलरेडी क्लियर्ड है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने एक साथ क्लियर किया था और मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था, ठीक है। अब सिर्फ मैंने क्लियर नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। और अगर आपके मन में भी देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम को देने की ट्राई करते हैं ना, तो हमेशा हमारा एम ये रहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लें, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपका भी एम यही होना चाहिए। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को देने का प्लानिंग कर रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में देंगे या इन फ्यूचर इसको देने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका एम यही होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर लो। यकीन मानो आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई कर सकते हो। आपके पास एक जेन्युइन गाइडेंस होनी चाहिए। जेन्युइन का मतलब है एक सही गाइडेंस होनी चाहिए। आजकल क्या है, लोग, मैं जिस मिथ की बात कर रही हूँ ना, अभी वो मिथ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। और वो मिथ जब मैं तैयारी कर रही थी मेरे टाइम पर भी था, बट मैंने उस मिथ को इग्नोर किया। थोड़ा थोड़ा-सा जो है मैंने उसको इग्नोर किया और जो उस मिथ में लोग फँस जाते हैं वही कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने से रह जाते हैं, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे, मैं जो है हर बार जो है जब भी इसका रिज़ल्ट निकलता है सीटेट का एंड उसके बाद सीटेट की तरफ से डेटा डिक्लेयर किया जाता है कि कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था एंड कितने स्टूडेंट पास आउट हुए और कितने फेल हुए, है ना। तो फेल होने वालों की जो नंबरिंग होती है, जो संख्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट फेल होते हैं इस एग्ज़ाम में। जबकि आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बात नहीं करूँगी कि ये टेस्ट किसके लिए, सभी को पता होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी हूँ। सारे डाउट्स मैंने सीटेट एग्जाम से रिलेटेड क्लियर कर रखे हैं। पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी लेनी है, ठीक है, सब कुछ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। सिलेबस कहाँ से लेना है सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है तो उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि आपका जो एग्ज़ाम है, हम सभी को पता है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और आपके मार्क्स, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको किसी भ्रम में नहीं रहना है कि कितना तैयारी करें, कितने मार्क्स लाने चाहिए, है ना। पहले से आपका एक डिसाइड है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, उससे अबव ला सकते हो, ठीक है। और अगर आपके जो है 82 मार्क्स आते हैं तो आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लेते हैं। और क्वालीफाई करने के बाद अगर टीचिंग फील्ड में कोई भी वैकेंसी आती है, वहाँ पर अगर सीटेट वहाँ पर मांगा जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अप्लाई आप जो है उसके लिए कर पाएंगे, ठीक है। सो ये बस इतना यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये चीज़ भी पहले ही गाइडेंस कर चुकी हूँ कि ओबीसी एससी एसटी वाले जो है 82 मार्क्स को कभी भी टारगेट नहीं करें। इसका रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ, बट आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें इसमें फिक्स होती हैं। अब आप खुद सोचिए कि कितना ईज़ी एग्ज़ाम हो जाता है। 150 में से आपको जो है सिर्फ 90 मार्क्स जो है लाने होते हैं, ठीक है। और आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल भी आपसे ये नहीं मांगा जाता है कि आप 100 मार्क्स लाएँ, आप 100 लाएँ, आप 120 लाएँ, 130 लाएँ, है ना। आपको सिर्फ क्वालीफाइंग यहाँ पर मांगा जाता है। अगर आप क्वालीफाई हैं तो आप, अगर वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथ के बारे में, उसके बाद मैं स्कोर बताऊँगी अपना एंड आपको कुछ टिप्स भी दूँगी कि आप किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कि मैंने किस तरीके से किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। वो मिथ ये है कि
एक चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है, वो स्टूडेंट का रहता है जब वो क्लियर करते हैं या हो सकता है उनका क्लियर नहीं भी होता है, तो उनका मैं यूट्यूब पर देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, ठीक है, और यूट्यूब के अलावा भी अगर आप किसी और से गाइडेंस लेना चाहेंगे, कोई आपका देखिए अगर आपका कोई ट्रू फ्रेंड है, कोई सच्चा दोस्त है तो वो आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्रेंड है या ऐसा कोई रिलेटिव है जो नहीं चाहता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, तो वो कहीं न कहीं आपको इस मिथ से जोड़ देगा। और मिथ क्या है? मिथ आपकी देखिए वो ये है कि कोई आपसे ये कह दे कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ईज़ी पेपर है ना? तो ये इस पेपर के लिए आपको महीनों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पेपर को आप कुछ लोग कहेंगे मैंने इसको जो है 7 दिन में क्लियर किया। ये बिल्कुल ट्रू बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? ऐसा मैंने ये चीज़ें देखी हैं। कुछ लोग कहेंगे मैंने सिर्फ़ इसको मात्र 15 दिन में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। कुछ लोग कहेंगे मैंने मात्र इसको 20 दिन में क्लियर किया है, ठीक है? और कुछ महान लोग ऐसे भी मिल जाएँगे जो ये कहेंगे मैंने तो इसको सिर्फ़ 5 दिन में क्लियर किया है ना? तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो मिथ वाले लोग होते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जो इतने कम टाइम में जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप इस मिथ में कभी मत पड़ना जो इस टाइप का लोग कहते हैं कि हम 15 दिन में क्लियर कर जाते हैं, हम 20 दिन में क्लियर कर जाते हैं, ठीक है? हमें नहीं पता है, हमें नहीं देखा उनको कि उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, कैसे एग्ज़ाम निकाला था। वो लेकिन जो हमसे कह रहे हैं वो ट्रू नहीं होता है, मैं आपको यहाँ क्लियरली बता देती हूँ। 100 में से 1 लोग कोई ऐसा एडवांस हो सकता है जिसका माइंड बहुत तेज़ हो, जिसको पहले से नॉलेज हो, ठीक है? जिसको क्या हो पहले से जो सब्जेक्ट्स की तैयारी उसकी पहले से हो रखी हो, वो भले ही कर सकता है। लेकिन आप एक स्टूडेंट जो बीएड करने आया या जो बीटीसी करने आया और उसके बाद उसने सीटेट के लिए अप्लाई किया और वो बिना पढ़े इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बहुत सरल एग्ज़ाम है, आराम से हो जाएगा, इतने 6-7 दिन में क्लियर कर लेंगे या 15 दिन में या 20 दिन में, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि इस गलत गाइडेंस पे देखिए कितना भी कोई आपसे कहे ना, आपको उनकी बात सुन लेनी है, सुन कर के उसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उसको निकालना है, ठीक है? अब आपको करना क्या है वो चीज़ सोचिए, आपको अपनी प्लानिंग करनी है, आपको क्या करना है? अपनी खुद की प्लानिंग करनी है। सीडीपी पेपर 1 को टारगेट कर रहे हो तो उसकी प्लानिंग करो, पेपर 2 को टारगेट कर रहे हो तो उसकी सॉरी सीटेट सीडीपी लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट ही लिख दिया है ना? तो सीटेट का पेपर 1 आप टारगेट कर रहे हो या पेपर 2 टारगेट कर रहे हो, जिसको भी टारगेट कर रहे हो ना उसको सब्जेक्ट लिखो कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे सीडीपी है आपका, है ना? हिंदी है आपका, दूसरा लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिया हो, संस्कृत, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है ना? तो 2 लैंग्वेज हो गई, बाकी आपका खुद का सब्जेक्ट रहेगा। अगर मैथ साइंस है तो दोनों पढ़ने हैं। बहुत से लोगों को यहाँ डाउट होता है, मैथ साइंस दोनों ही पढ़ने हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हों, ठीक है? मैथ साइंस और इस केस में ये बीए या बीकॉम वालों को जो है यहाँ पर एसएसटी लेना होता है, मैथ साइंस उनको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? बाकी ये 3 सब्जेक्ट तीनों के लिए कॉमन रहते हैं। तो मेरा सजेशन, मेरी टिप्स क्या है उसके बाद मैं स्कोर बता देती हूँ। पहले टिप्स सुन लेते हैं। तो मेरी टिप्स ये है कि एक-एक करके इनका जो सिलेबस है, जो कंटेंट है उसको क्लियर करिए, ठीक है? अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीना है, ठीक है? इतना मैं ज़रूर कहूँगी अगर आप सच में इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं तो 1 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि बिना पढ़े आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप बिना पढ़े निकाल दो, ठीक है? तो ये मेरी बातें ध्यान से बिल्कुल आपको जो है समझनी है, ठीक है? तो सीडीपी आपको जो है इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, ठीक है? आप कुछ मत करिए, मैंने इसकी ये जो है सीडीपी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि मैंने कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था। वहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं कि ये सारे टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो, ठीक है? ये पॉसिबल है, ठीक है? और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है देखिए, ये इसमें तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है? यहाँ पर तो पैसेज होते हैं, पैसेज के सामने क्वेश्चंस रहते हैं, पैसेज को पढ़ना है, कॉपी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है? बस ये रहता है लेकिन इनमें अगर आपको हिंदी इंग्लिश में कुछ मेहनत करनी है तो वो करनी है पेडागोजी सेक्शन में, ठीक है? आपको हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों की पेडागोजी का कंटेंट पढ़ लेना है। अब कंटेंट देखिए अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो मैं कहूँगी उसी को रिवाइज़ करिए बार-बार, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर किसी सब्जेक्ट के लगाने हैं, सीडीपी के भी लगाने हैं, मैथ्स के भी लगाने हैं, हिंदी के भी लगाने हैं, इंग्लिश के भी लगाने हैं और आपको जो है एसएसटी है तो एसएसटी के भी लगाने हैं। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो ईवीएस वगैरह हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना मस्ट है, बिल्कुल रिवीजन है, ठीक है? तो एक बार पहले कंटेंट खत्म करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करिए या साथ में भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? नो प्रॉब्लम। सो हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट मैराथन है 1 घंटे का, उसमें मैंने
कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, चाहो तो उसको देख लो, उसके अलावा कुछ भी करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो देख लेना, उसके बाद जितना चाहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इंग्लिश पेडागोजी की मैंने 5 से 6 वीडियो हैं छोटी-छोटी, उसमें कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी आपको प्रोवाइड कर रखी है, जिनसे मैंने पढ़ा था, जो नोट्स मैंने अपने बनाए थे, ठीक है, जिनसे मेरा पढ़कर सीटेट क्लियर हुआ था, वो मैंने आपके साथ इन वीडियोज़ में कवर कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ऐसे ही अपना एसएसटी है तो एसएसटी में करना है, ऐसे ही आपको साइंस और मैथ में करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है साइंस और मैथ में। देखिए मैथ्स का मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप इस सीरीज़ को देख कर के जाओगे तो मैथ्स पेपर 2 में एक बहुत ही डिसेंट स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब मुझे आपको बताना था, बाकी और कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना ये कंटेंट करने के बाद जितना हो सके उसका रिवीजन करिए, क्योंकि जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे ना, उतनी ही ये चीज़ें आपकी पक्की हो जाएँगी और एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस कम हो जाएँगे। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ अपना आप पेपर दे कर के आओगे, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छे तरीके से उसको बार-बार रिवीजन करिए जितना कर सकते हो, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकते हो उतना करो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ मैं अपने स्कोर की, तो मैंने अपना स्कोर कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर इसी चैनल पर शेयर कर रखा है। मार्क्स आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। पेपर 1 में जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 111, और पेपर 2 में जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 101, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स थे पेपर 1 पेपर 2 में। बाकी पेपर 2 और पेपर 1 के मार्क्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने। स्कोर कार्ड मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है पहले ही, तो मैं अब यहाँ पर दोबारा जो है क्या ही दिखाती आपको, ठीक है। सो ये पता नहीं क्यों ये लोग झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये स्टूडेंट के बीच मिथ फैला दी जाती है, जिससे कुछ स्टूडेंट जो है भ्रमित हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये तो बहुत सरल एग्ज़ाम है, इतने कम दिनों में कर सकते हैं ना। इसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं करते हैं, और कहीं न कहीं पढ़ाई ना करने की वजह से ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, राइट। सो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। जो भी न्यू स्टूडेंट आगे फ्यूचर में कभी भी तैयारी करें, ठीक है, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और तैयारी स्टार्ट करके अच्छे से रिवीजन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।